Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kelsey's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीरीज 1 2025 में पॉलिटी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे. हम देखेंगे उनकी वेटेज में, उनके टाइप, उनका नेचर, उसमें क्या चेंजेस आए हैं इस बार. ऑल्सो विल डिस्कस इन डिटेल द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू लर्न as much as possible. All right, so we start with the class for the day and the first question reads previous year's questions for PYQ and the first question reads consider the following statements. पहला ही question आया एक statement based question and over here the question is the question that is being asked is जो Central Vigilance Commission है जो हमारी एक important body है इसके बारे में statements हैं. Central Vigilance Commissioner is appointed by the President of India. ठीक बात है. The committee to recommend the appointment of Central Vigilance Commissioner has the Minister of Home Affairs as one of the members. बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी दो स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये तो नहीं हो सकता. लास्ट वाला देखते हैं. इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन ओपोजिशन, मतलब जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है इन लोकसभा, कैन बी ऑन द कमिटी टू रेकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. यस, ही कैन बी, जरूरी नहीं है हो, बट हाँ हो तो वो सकते हैं. तो अगेन 1 2 3, तो तीनों स्टेटमेंट्स ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, तो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये बहुत तीनों ही सही स्टेटमेंट्स थे. यू लर्न 3 न्यू थिंग्स अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट, इन केस यू डिडंट नो. ओके, क्वेश्चन नंबर 84. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन. ये सिंपल डेमोक्रेसी डे पूछा है आपसे. हालांकि आप देखते हैं इंडिया में 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं, मगर इंटरनेशनली हम इसको डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत लोगों को शायद नहीं आया होगा. ऑल्सो इट्स नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चन ऑल्सो, मगर हाँ जिसको आता था. इट वॉज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो नॉट अ वेरी लाइक टू गुड ऑफ अ क्वेश्चन, बट ओके फाइन. ऑल राइट, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. That is question number 85. 85 की अगर बात करें, 85 क्वेश्चन पूछता है which of the following statements about the नीति आयोग are correct. नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर जो है अर्लियर, इसने नीति आयोग ने एक्चुअली जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो प्लानिंग किया करता था सेंट्रल लेवल पर, प्लानिंग कमीशन को हटाकर अब हमने कहा क्या बना दिया उसकी जगह, नीति आयोग. तो नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल. बिल्कुल, प्लानिंग कमीशन के भी प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करते थे और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ही है. सेकेंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज द मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए सारे स्टेट्स के जो सीएम है वो इसका पार्ट होते हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज के जो सीएम है वो इसका पार्ट होते हैं, प्लस सारे यूनियन टेरिटरीज के जो एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, वो भी इसका पार्ट होते हैं. लद्दाख इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज नाउ, तो इसलिए उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बिल्कुल इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होंगे. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जिसमें बोथ 1 and 2 है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86. 86 पूछता है which of the following statements about National Commission for Women are correct. It is a statutory body. तो ये बिल्कुल स्टैट्यूट से बनाई थी हमने. इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या ये है? नहीं है, ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी. इट हैज द मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन. ये तो बेसिक ही. अब आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और क्या करेगा, यही करेगा. ये तो कॉमन सेंस से भी कर सकते थे. इट हैज द मैंडेट टू एडवाइज, तो और 1 और 2 अगर हैं तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा. तो ये दो तो एनीवे आप निकाल चुके हो. बेसिक इतना पता होने पर भी अगर आपको ये भी पता है ना व्हाट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको पता लग जाते करेक्ट हैं, और इसके साथ 50-50 पर तो पहुंच जाते. With that, it has the mandate to advise the government on all policy matters. एडवाइस तो इंडिया में कोई भी बॉडी करती है, ठीक है, तो इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं. एडवाइस करना एक बहुत बेसिक फंक्शन होता है किसी भी बॉडी का, और एडवाइस तो ये कर ही सकती है. तो अगेन आप पाएंगे तीनों ही स्टेटमेंट्स बहुत स्ट्रेट हैं, सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और करेक्ट भी हैं, राइट. सो 1 2 3 सिंपली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ. 87 में अगर बात करें
विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। शेड्यूल को लेकर क्वेश्चंस जनरली आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली 12 शेड्यूल हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था उस वक्त हमारे पास 8 शेड्यूल थे, मगर अब बढ़ के कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। इसमें जो 8th शेड्यूल है, दिस टॉक्स अबाउट द लैंग्वेजेस। टोटल कितनी लैंग्वेजेस मेंशन्ड है इसमें, आप सभी को पता है, देयर आर 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड। इसमें से पूछा है कि लेटेस्ट कौन सी है जो इसमें इंक्लूड की गई है, लेटेस्ट इंक्लूडेड। तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी तो बहुत पहले से ही है। मैथिली जो है ये 2003 में इंक्लूड की गई थी। मैथिली के अलावा एक्चुअली 3 और लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। मैथिली के अलावा संथाली एक जो आपकी लैंग्वेज है, संथाली भी इंक्लूड की गई थी, बोडो भी की गई थी जो कि आपकी वेस्ट बंगाल, असम वाले उस बेल्ट में है, और डोगरी भाषा भी इंक्लूड की गई थी। ऑलराइट, तो ये 2003 में इंक्लूडिंग मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये 4 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी। और ये है हमारा भारत का 8वां शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं आगे। आगे अगर चले 87, 88 की बात करें तो which one of the following states has the highest number of seats in the council of states? काउंसिल ऑफ स्टेट्स अगर बात करें, क्या होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। इसका मतलब पूछ रहा है कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर कौन से हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हो गया, थोड़ा डेटा बेस्ड हो गया कि हर स्टेट का अब तुमको पता होना चाहिए कितना सीट है राज्यसभा में, थोड़ा सा मुश्किल में डाल देता है। यहाँ बात करें अगर करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है यहाँ तमिलनाडु। हालांकि बिहार की भी ठीक ठाक स्टेट्स हैं, सीट्स हैं, पर तमिलनाडु की काफी ज्यादा है। ठीक है, तो तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर। दिस आई वुड से इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक पर्टिकुलर हर स्टेट की सीट्स का पता होना बहुत मुश्किल है। खास करके यहाँ देखोगे तब बिहार भी है जो काफी पॉपुलेटेड स्टेट है, बट वो फिर एरिया वाइज बहुत छोटा है। मध्य प्रदेश अच्छी खासी पॉपुलेशन है, एरिया भी अच्छा खासा है, तो ये थोड़े से ये भी कंफ्यूजिंग थे। आंध्र प्रदेश की तो नहीं होगी ज्यादा बट तमिलनाडु को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 89 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960, एंड अगेन ये जो पहलगाम पर जो अटैक हुआ है इसके बाद, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है, और ये इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट एक अग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में टू शेयर द वाटर ऑफ द रिवर इंडस, जो कि चाइना में शुरू होती है और इंडिया में आती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है, इवेंचुअली अरेबियन सी में गिर जाती है। इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें तो इस तरीके से झेलम, चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और सतलुज। तो ये जो इस तरीके से 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके वाटर शेयरिंग को लेकर ये अग्रीमेंट किया गया है। द टर्म ईस्टर्न रिवर्स का इसमें मतलब है मीन्स दी सतलुज, ब्यास एंड रावी, बिल्कुल ठीक है, और वेस्टर्न है झेलम, चेनाब, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट मेरा सजेशन आपसे रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी अगर आपने नहीं पढ़ी है प्लीज पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है भारत पाकिस्तान के बीच में। आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन देंगे इंडस वाटर ट्रीटी पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सो बी स्मार्ट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90 की अगर बात करें तो which of the following statements is are correct as per the Constitution of India? The Constitution 86th Amendment Act, ठीक है, 86th Amendment Act क्या बोल रहा है, has added the right to education, ठीक है, टू चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट राइट टू एजुकेशन पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी पूछ चुकी है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तो है ही है। सेकेंड है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए राइट टू एजुकेशन तो ठीक है, ये तो फंडामेंटल राइट भी है और ये आपका डीपीएसपी भी है, मगर राइट टू वर्क जो है ये सिर्फ डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है और मुझे लगता नहीं कि कभी ये मिलेगा भी। ठीक है, खैर जो भी है, ये स्टेटमेंट तो मगर इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 1 ओनली, इसलिए ऑप्शन ए विल बी दी correct option. Always remember fundamental rights is mentioned in part 3 of the Indian Constitution, and यहाँ पर आप पाएंगे directive principles is mentioned in the part 4 of the Indian Constitution. Alright, now moving to question number 91. 91 की अगर बात करें as defined in the article 12, article 12 से शुरू होता है आपका part 3.
अगर पार्ट्स की बात करें, इन टोटल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अगर बात करें आर्टिकल 1 to 4 है, दूसरा अगर बात करें तो आपका 5 to 11 है, और तीसरा 12 से 35। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 पार्ट्स हैं। और ये हमारा पार्ट थर्ड जो 12 से शुरू होता है, दैट डिफाइंस व्हाट इज अ स्टेट। पूछा क्या है, स्टेट में क्या है। ठीक है, बस सिंपल एक आर्टिकल पूछ लिया गया है आपसे। स्टेट में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है। स्टेट गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल होती है। स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसमें आपकी विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, बिल्कुल ये भी इंक्लूड होता है। लोकल अथॉरिटीज इन इंडिया, बहुत लोगों को इसमें डाउट था, मगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी स्टेट का ही तो पार्ट है ना, सरकार के ही तो अंग है, वो क्या वो गैर सरकारी चीजें हैं, तो बिल्कुल लोकल अथॉरिटीज भी इसका पार्ट है। तो 1 2 3 4 एंड दैट इज ऑप्शन सी, और ये चारों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following descriptions with regard to parliamentary privilege for members। सी parliamentary privileges क्योंकि चर्चा में रहते ही हैं, parliamentary privileges का उल्लंघन चलता ही रहता है, इसलिए वो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। और इसी को लेकर क्वेश्चन इस बार आया है, which of the following descriptions with regard to the parliamentary with the parliament of India is are correct। The speaker is empowered to refer suo moto any question of privilege for investigation। ठीक है, स्पीकर दोनों ही जगह, लोकसभा राज्यसभा, मतलब वहां चेयरमैन हो जाएंगे, उनके पास ये पावर होता है। पहला स्टेटमेंट बिना दिक्कत के करेक्ट। A question of privilege is accorded priority over other items in the list of business। Of course, अगर privilege के ऊपर कोई अगर चर्चा चल रही है, उसको हमेशा एक प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं। बाकी चाहे जो भी हमें काम करना हो, ये पहले किया जाता है। 1 and 2 are correct। The privilege extends to freedom from preventive arrest and detention। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये इतना भी privilege नहीं मिलता है। ठीक है, ये इतना एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 1 and 2 कहाँ है, दैट इज ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 93। 93 क्या है, Which of the following statements about an adjournment motion। अगेन या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे पूछेंगे या तो adjournment मोशन पे पूछेंगे। बहुत ही ज्यादा यूपीएससी एक्सपेरिमेंटल हो जाए तब कट मोशन वगैरह पूछ लेता है। दैट्स इट, सिंपल जो आपके जो टूल्स होते हैं ऑफ द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, उस पे क्वेश्चन है। इज नॉट करेक्ट, तो 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। Its objective is to draw attention of the House to any recent matter of urgent public importance। ये तो बेसिक डेफिनेशन है कि adjournment मोशन होता क्या है। अगर इतना भी पता हो तो 1 तो आप हटा देंगे। एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर, बिल्कुल ठीक है। जो ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ द हाउस होती है उसको रोककर अगर कुछ अलग से करना हो, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर बोलते हैं। तो दोनों करेक्ट है। दिस मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, ठीक है, दैट मे इवन बी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। ठीक है, ये एबीसी तीनों ठीक है। इसका मतलब यही होगा, ये क्या है, द चेयर हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। नहीं, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन नहीं होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाउएवर द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट 99 क्वेश्चन पर। 99 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इसकी बात करें, फर्स्ट लॉ कमीशन रेकमेंडेड इंडियन पिनल कोड, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्याय संहिता लगी थी, ये प्रेडिक्ट किया ही जा रहा था कि उस पर एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, और वही हुआ, एक क्वेश्चन आ भी गया। इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें जो आप सभी को पता है लॉर्ड मकॉले जो उस टाइम पर थे, उनका एक इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है इसमें, राइट। सो वो यहाँ पर रेलिवेंट हस्ती रहेंगे इंडियन पिनल कोड में, और ये फर्स्ट लॉ कमीशन था। उसके बाद में इंडियन पिनल कोड 1860 हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड, ठीक है, बाय द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 जो आ गई है। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। ऑलराइट, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें तो consider the following statements with regard to the setting of the backward class commission in India। The first backward class commission set up by the government of India is popularly known as काका कालेलकर कमीशन। बिल्कुल सही बात है, आपका पहला बैकवर्ड कमीशन काका कालेलकर के अंडर ही था। काका कालेलकर कमीशन बहुत फेमस भी है और सही भी है स्टेटमेंट। Then the question is, the third backward class commission set up by the government of India is popularly known as मंडल कमीशन। जो बीपी मंडल साहब थे, उनके मतलब वो चेयरमैन थे उसके, तो बीपी मंडल जो
चेयरमैन थे उनके अंडर ये कमीशन आया था और इसी ने जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको लागू किया था कि 27% जो है ओबीसी को सरकारी नौकरियों में और बाकी उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसको लेकर आगे हम फर्दर देखते हैं कि इंडिया में काफी समय तक काफी अनस्टेबल रहा मामला, बट नाउ द थिंग्स आर गॉन एंड डस्टेड और अब ओबीसी रिजर्वेशन इज इन प्लेस। एंड ये बात करें मगर ये थर्ड बैकवर्ड नहीं था, ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो ये थर्ड उन्होंने गलत करने के लिए यहाँ ऐड किया है और ये थर्ड नहीं था, सिर्फ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था और इसलिए ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, ये है करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी दी only correct answer. Okay. Okay, and with that we have completed all the questions from polity for the day. तो आपने देखा कि वेटेज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है, पॉलिटी के जितने क्वेश्चंस इन जनरल एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही आया है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड ही था, कोई मेजर एक्सपेरिमेंट इस बार देखने को नहीं मिला है जीएस में। क्वेश्चंस वर इजी टू मॉडरेट बारिंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, डेमोक्रेसी डे थोड़ा सा ज्यादा हो गया मुझे लगता है, और थोड़ा सा ये पूछना कि किस स्टेट की कितनी राज्यसभा में सीट हैं ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट बारिंग दीज 2-3 क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर व्हाट वी कैन कॉल द लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो कि बेसिक स्टैटिक पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी में से क्वेश्चंस हैं आपके। कोई बहुत मेजर बेसिक वही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर आपका क्वेश्चन है, एक आपका मंडल कमीशन पर क्वेश्चन है, एक आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पर क्वेश्चन है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो हर बार ही आते हैं, पहले भी आए हैं आगे भी आएंगे, राइट। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं मेक श्योर दैट यू गो बैक टू द बेसिक्स एंड यू प्रिपेयर, ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हिले हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे और वो आप डील नहीं कर पाएंगे, राइट। सो विद दैट वी एंड द क्लास फॉर द डे। Keep learning, keep preparing. Jai Hind.